फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है। जो लेव वाइगोस्की हैं वो क्या कहते हैं, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ये तीन चीज़ों की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं। यानी जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कल्चर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और लैंग्वेज की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपको अगली बार ऑप्शन में दे सकता है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसने कहा, तो भी लेव वाइगोस्की। संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये किसने कहा, तो भी लेव वाइगोस्की। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते। देखिए, जो भाषा अधिग्रहण यंत्र है यानी कि LAD, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसके बारे में बात किसने की, नोम चॉम्स्की ने की। जो कि क्या कहते हैं, बच्चे के अंदर LAD होता है, जो बच्चे का माइंड है, मस्तिष्क है, ठीक है, जिससे कि बच्चा क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट से भाषा को एक्वायर करता है, अर्जित करता है। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर लेव वाइगोस्की के अनुसार पूछा था। ठीक है, ये किसने दिया है, नोम चॉम्स्की ने दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बट ध्यान रखिएगा, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने की है, तो नोम चॉम्स्की। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। देखिए, जो लेव वाइगोस्की, इन्होंने स्टेज की बात नहीं की है, अवस्थाओं की बात नहीं की है। अवस्थाओं की बात कौन करता है, जीन प्याजे करते हैं। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, बट लेव वाइगोस्की जो है विकास के चरण स्टेज की बात नहीं करते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। स्कीमा के परिपक्वन में बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। देखिए, जो स्कीमा वर्ड है ये किसने दिया है, जीन प्याजे ने दिया है, इसकी बात लेव वाइगोस्की नहीं करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि हमें लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बताना था। इनकी थ्योरी का क्या नाम है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को डैश। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए और अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाए। बिल्कुल सही बात है। जब मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो तो वहाँ पर एक टीचर को क्या करनी चाहिए, जो विद्यार्थी है उनकी हेल्प करना चाहिए। ठीक है, जब भी बच्चे कोई नए कौशल सीख रहे हैं तो वहाँ पर टीचर को बच्चों की सहायता करनी चाहिए, ताकि बच्चा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाए। ठीक है, साथ ही साथ उनको जो है मोटिवेटेड रखना चाहिए, बच्चा खुद के मनोभाव, ठीक है, एक तरीके से अपनी अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए। देखिए, जब भी आपके ऑप्शन में वर्गीकृत करने की बात आ जाए, नामांकित करने की बात आ जाए, पृथक करने की बात आ जाए, ठीक है, अलग अलग करने की बात आ जाए, तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा, ये प्रत्येक बच्चे को इंक्लूड समाहित करके एजुकेशन देने की बात करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये सारे के सारे वर्ड, वर्गीकृत, नामांकित करना, योग्यता आधारित समूह बनाना, क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए, सेकंड नहीं होगा आपका यहाँ पर, तो इसमें सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है सेकंड, और फोर्थ वाले ऑप्शन में दे रखा है सेकंड। अब हमें फर्स्ट और थर्ड में से यहाँ पर बताना है। थर्ड क्या दे रखा है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा संवाद करता है, परिचर्चा करता है, तो एक दूसरे के विचार को जानता है, ठीक है, अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखता है, ठीक है, उसकी स्किल डेवलप होती है। तो ये बात आपके यहाँ पर सही है। तो थर्ड भी यहाँ पर आपका सही है, जो कि आपका फर्स्ट और थर्ड दोनों में दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। ये बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, कक्षा में कभी भी विविधता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है, उसको एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो फोर्थ तो आपका यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, तो उसके अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट और थर्ड आपका राइट है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखिए, जो भारत क्या है, भारत एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। यहाँ पर अनेक समाज के लोग रहते हैं, ठीक है, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं। तो क्या ये हमारे लिए
एक रुकावट है, एक बाधा है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये तो हमारे लिए और अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें अलग अलग संस्कृति के लोगों के बारे में जानने को मिलता है, अलग समाज के लोगों के बारे में जानने को मिलता है, अलग धर्म के लोगों के बारे में जानने को मिलता है, उनकी भाषा, उनके लैंग्वेज के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा स्किल है वो डेवलप होती है, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है वो बेहतर होता है। ठीक है, हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से जान पाते हैं, उनकी संस्कृति, समाज की, हाँ यहाँ पर ऐसे भी लोग रहते हैं। तो इसी तरह एक क्लासरूम में भी जो विविधता है, ठीक है, वो क्या करती है, एक संसाधन होती है, वो बच्चे के सीखने में हेल्प करती है, बच्चे को अदर कल्चर के बारे में पता चलता है, अदर जो है समाज के लोगों के बारे में पता चलता है, तो वो हेल्प करती है बच्चे को सीखने में, बच्चे की जो स्किल होती है वो बेहतर होती है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। ध्यान से रीड कीजिएगा, निगेटिव ऑप्शन को आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, देखिए जब बच्चा आंशिक दृष्टि वाला है, यानी बच्चों को थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई दे रही, तो ऐसे में अगर हम उसे एक बड़ी आकार में मुद्रित पुस्तकें देंगे तो इससे तो बच्चे को हेल्प मिलेगी, बच्चा अच्छी तरीके की चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। त्रिविमी नक्शे और चार्ट, देखिए जो बच्चे जिनको देखने में जो है प्रॉब्लम होती है, उनके लिए त्रिविमी नक्शे और चार्ट का अगर आप यूज़ करते हो तो उनके सीखने में हेल्प करती है। ठीक है, बट यहाँ पर पूछा है कि अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, तो ये तो उपयुक्त है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। बोलती पुस्तक के स्पर्श सूचना पट, अब बच्चा देख नहीं पा रहा है बट चीज़ों को सुन तो सकता है, तो ये भी क्या होती है, बिल्कुल सही होती है। ठीक है, अच्छी होती है, बच्चे के सीखने में हेल्प करती है। साथ ही साथ स्पर्श सूचना पट, यानी जो स्पर्श करने वाली चीज़ें होती है, जैसे कि ब्रेल लिपि हो गया, जैसे कि बच्चा सीख सकता है, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, एक तरीके से जो बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए जो है ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या करेगी, बच्चे के सीखने में हेल्प करेगी, इससे भी उसकी लर्निंग अच्छी होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हमें नेगेटिव ऑप्शन को बताना है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी मुद्रा वाली कार्यसेट, यानी जो बच्चा आंशिक दृष्टि से देख रहा है, यानी उसको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई दे रही है, ऐसे में बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें अगर हम उसके सामने जो छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रस्तुत करें तो बच्चा उस चीज़ को देख ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब ही कोई नहीं निकलेगा, तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर निगेटिव है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि नामांकित करना, वर्गीकृत करना, अलग थलग करना, पृथक करना, जब भी आपके ऑप्शन में आ जाए तो वो ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं आए होगा। ठीक है, पृथक करना आपका यहाँ पर आ गया, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, बच्चों को अलग नहीं करना है, जो आपकी इंक्लूसिव क्लासरूम में समावेशी शिक्षा है वो क्या कहती है कि हमें प्रत्येक बच्चों को क्या करना है, इंक्लूड करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल कि ये आपकी एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, इंक्लूसिव जो है शिक्षा है, तो सॉरी क्लासरूम में देखिए इसमें क्या हो सकता है, एक डिसेबल बच्चा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक दृष्टिबाधित बच्चा भी हो सकता है, इसके साथ साथ एक श्रवण बाधित बच्चा भी हो सकता है। ठीक है, एक गिफ्टेड चाइल्ड भी हो सकता है और एक एवरेज बच्चा भी हो सकता है ना, ये पूरा है ना। तो जैसे कि एक दृष्टिबाधित छात्र भी हो सकता है यहाँ पर, और एक जो है एक श्रवण बाधित छात्र भी हो सकता है, और एक जो है एवरेज बच्चा भी हो सकता है, और एक गिफ्टेड चाइल्ड भी हो सकता है। तो प्रत्येक बच्चे को क्या करना है, इंक्लूड करके, समाहित करके एजुकेशन देनी है, नियमित विद्यालय में एजुकेशन प्रोवाइड करना है। बट कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, एज पर नीड। ठीक है, यानी बच्चे की जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करके। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसको स्पर्श करने वाली चीज़ें आप प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, बच्चा श्रवण बाधित है तो ऐसे में उसको जो चित्रात्मक चीज़ें है वो उसके सामने प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, अगर बच्चा जो है गिफ्टेड है तो उसको चुनौतीपूर्ण कार्य दीजिए। ठीक है, एवरेज बच्चा है तो आप उसको सामान्य कार्य प्रोवाइड कीजिए जैसे कि बच्चों को देते हैं। ठीक है, तो बच्चों को एज पर नीड एजुकेशन देनी है, बच्चे की जैसी ज़रूरत है, जैसी जो है आवश्यकता उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को यूज़ कीजिए। अपनी टीचिंग मेथड में चेंज लाइए, शिक्षण विधियों में जो है चेंज लाइए एक टीचर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। बच्चों को अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करके उन्हें नामांकित करना, फिर से आपका कहीं ना कहीं बच्चों को अलग करने की बात आ गई, यानी कि बच्चों को एक तरीके से नामांकित करने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि
इस बच्चे के इतने मार्क्स हैं, कम सफल बच्चा, असफल बच्चा, इस तरीके से लेबलिंग करना, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। हमें बच्चों को नामांकित नहीं करना है, इससे बच्चे के अंदर हीन भावना आती है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अलग अलग अक्षमताओं, ठीक है, मैंने जो आप लोगों को भी सर्कल बना के बताया, ठीक है, इसमें यही तो बताया था कि एक बच्चे, एक क्लासरूम है, इसमें एक दृष्टिबाधित छात्र, एक श्रवण बाधित छात्र, एक गिफ्टेड चाइल्ड है, एक जो है एवरेज बच्चा। तो क्या इनके लिए अलग शिक्षण संस्था मैंने बताई थी? नहीं, मैंने क्या बताया था, एक ही क्लासरूम में, एक ही विद्यालय में सभी बच्चों को इंक्लूड करके, समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पर दे रखा है अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात, यही बात जो है आपके समावेशी शिक्षा कहती है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन कई तरीके से घुमा फिरा करके पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको पूरा डीपली समझाने का पूरा प्रयास किया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। देखिए, जो इसके पहले की क्लासेस है वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप लोगों को कराए हुए हैं। प्लेलिस्ट सेशन में आपको 2024-25 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कराए हुए हैं। इसके अलावा इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, पीडीएफ है, मैं आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करती रहती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पर अभी जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई उसी से रिलेट करके क्वेश्चन बना हुआ है। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। बिल्कुल सही बात, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर एक क्लासरूम में गिफ्टेड चाइल्ड है तो उसको कैसे कार्य देना चाहिए? चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जो एक एवरेज बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए वो किसी क्वेश्चन को, मतलब एक सामान्य बच्चा है, वो किसी क्वेश्चन को 5 मिनट में सॉल्व करता है, बट जो एक गिफ्टेड चाइल्ड है, प्रतिभाशाली बच्चा है, वो उसी क्वेश्चन को 1 मिनट में ही सॉल्व कर लेगा, ठीक है, या फिर कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर लेगा। तो ये बच्चा क्या करता है, एवरेज बच्चों के अपेक्षा जो है काफ़ी तीव्र गति से चीज़ों को सॉल्व कर लेता है। इस बच्चे के अंदर जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है। तो ऐसे बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए। अगर इनको चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं देते तो एक क्लासरूम में निरस्ता फील करते हैं, क्योंकि पहले ही बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इनको चुनौतीपूर्ण, ठीक है, चैलेंजेस वाले क्वेश्चन देने चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी, ठीक है। वे प्रश्न देखकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता, देखिए अभिमुखी चिंतन नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभिमुखी चिंतन यहाँ पर एक तरीके से क्या हो गया, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो वहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग आपको दे रखा है, मैंने इसका इंग्लिश वाला चेक किया था, ठीक है। तो अभी सारी, ठीक है, यहाँ पर हिंदी में नेम जो है चेंज देखने को मिलता था, अब सॉरी चेंज देखने को मिलता है सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। तो अभी सारी चिंतन की अपेक्षा किस पे फोकस करना है? अप सारे चिंतन पर, ठीक है। जो सृजनात्मकता है, इसका संबंध किससे होता है? अप सारे चिंतन से। कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का संबंध किससे है? तो अप सारे चिंतन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से, जिसमें कि बच्चा एक ही समस्या के कई सारे समाधान बताते हैं। जैसे कि आप लोग मैथ में जो क्वेश्चन सॉल्व करते तो एक ही क्वेश्चन को कई सारे मेथड से सॉल्व करते, तो वहाँ पर आप कौन सी थिंकिंग का यूज़ करते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या मल्टीपल डायरेक्शन में चीज़ों को सोच पाते हैं। तो ये क्या होता है, इसका संबंध क्रिएटिविटी से होता है, सृजनात्मकता से होता है, ठीक है। अभी सारी चिंतन आपका यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत है आपका। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। तो देखिए, विशिष्ट निर्देश देना ये क्या होता है? आपका निगेटिव वर्ड होता है, बच्चों को निर्देश नहीं देना है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। रटने पर आधारित परीक्षा देकर। देखिए, रटन पद्धति तो आपकी कभी भी सही नहीं होगी। बच्चों को रटने पर फोकस नहीं करना है, सीखने पर फोकस करना है। तो ये ठीक है, तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया। देखिए, अधिगम क्या है, एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट दे रखा है, ठीक है। अधिगम एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। डेवलपमेंट भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो कोई भी प्रक्रिया मेरे हिसाब से सीटेट के एग्जाम में अगर देखें तो रेखीय नहीं होती है, ठीक है। तो आपको रेखीय वाले ऑप्शन तो पहले ही कट कर देने हैं। निष्क्रिय क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो अधिगम निष्क्रिय नहीं रहती, क्योंकि बच्चा अपने समाज में इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो सक्रिय प्रक्रिया है, जटिल है और सक्रिय है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने
के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को मुझे लग रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन में बिल्कुल डिटेल में इस चीज़ को बताया था, ठीक है। तो देखिए उसी चीज़ से आपका यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्वेश्चन आपके सेम बनने हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लें, नहीं, आप क्वेश्चन कम करिए बट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए कि क्यों आपके जो ऑप्शन है वो गलत हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ईजिली दे पाएंगे। देखिए भाषाई विविधता को टालना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो विविधता है उसका क्या करना चाहिए, एक टीचर के रूप में एज अ टीचर उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को अभी इंडिया का भी एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो उसको टालना नहीं चाहिए। उपेक्षित करना ये भी गलत हो जाएगा। अनदेखा करना नहीं, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। यहाँ पर क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। उसको समझना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। जो विविधता है वो क्या है, गुण है, संसाधन है हमारे लिए एक, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचनाएं करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। देखिए जब कक्षा में आपको प्रभावशाली इफेक्टिव लर्निंग करनी है तो क्या आप सहयोगी वातावरण की रचना करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। जब हम सहयोग, एक दूसरे से सहयोग से सीखेंगे, परस्पर वाद विवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, तो ये क्या होगा, एक इफेक्टिव लर्निंग होगी, हमारे प्रभावपूर्ण अधिगम होगा। तो बिल्कुल सही बात है, वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक यानी बजाय कंपटीशन वाले वातावरण के। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगर आप जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आया, ठीक है, और यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक वाला, तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है, आपको ऑप्शन रख के देखना है, ठीक है, कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है आपका परफेक्ट बैठ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए कक्षा में प्रभावशाली, आपको प्रभावशाली अधिगम कराना है, तो क्या आप कंपटीशन वाले वातावरण को की रचना करेंगे, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। भयावह वातावरण की रचना करेंगे तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें इफेक्टिव लर्निंग करानी है, प्रभावपूर्ण अधिगम कराना है। प्रतिस्पर्धा फिर से दे रखा है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। जब प्रभावशाली अधिगम की बात हुई तो कैसी जो है वातावरण की रचना करनी चाहिए, सहयोगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। पाठ उपलब्ध कराकर, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे। बिल्कुल सही बात है। देखिए पाठ क्या होता है, जब बच्चा कोई नई चीज़ें सीख रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करें, जहाँ पर उसको सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो एज अ टीचर के रूप में उसकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे कि जब बच्चा साइकिल चलाना स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में तो साइकिल नहीं चला पाता है ना, आप क्या करते हैं, पीछे से थोड़ा सा पकड़ के रखते हैं, चाहे उसके पेरेंट्स हो गए, चाहे उसके पीयर ग्रुप्स हो गए, ठीक है। फिर बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे खुद साइकिल चलाना सीख जाता है। तो आपने क्या कि बस उसको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड कर दी, मदद दे दी, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, लेवाइगो, इसकी स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, पाड़ कहते हैं। और इस बार जो आपका सीटेट के एग्जाम में आया वो एक नया वर्ड देखने को मिला, आलम्बन, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में करा रखा था, जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप लोगों को कराए थे, ठीक है। तो आपको स्कैप फोल्डिंग ही ध्यान में रखना है, क्योंकि हिंदी में वर्ड जो है ये लोग चेंज कर करके देते रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। जब भी इशारे देने की बात आए, संकेत देने की बात आए, ठीक है, या फिर टीचर जो है बच्चों को हेल्प कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग होता है, पाड़ होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं तो स्टार्टिंग में जो वो स्क्रबलिंग करते हैं यानी लिखना सीखते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, उनका हाथ पकड़ के लिखवाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर स्कैफ होल्डिंग बच्चे को दे रहे हैं, ठीक है, एक तरीके की जो है मदद दे रहे हैं। बच्चा बाद में फिर खुद ही लिखने लगता है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना नहीं, सीखने पर फोकस करना है, ठीक है, बच्चे के सीखने पर फोकस करना है। अगर बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा तो एग्ज़ाम में तो अंक अपने आप ही आ जाएंगे, कार्य तो पूर्ण अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो सीखने पर फोकस करना है, बट यहाँ पर दे रखा है सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। यहाँ पर वे कार्य देना जो बहुत सरल हो। देखिए बच्चे को बहुत सरल, बहुत कठिन कार्य नहीं देने, ठीक है, तो ये गलत होगा। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना। देखिए प्रतियोगिता के लिए अवसर नहीं देने हैं, सीखने के लिए अवसर देने हैं, ठीक है, यानी कंपटीशन के लिए बच्चों को अवसर दें हम, तो ऐसे तो बच्चे में हीन भावना डेवलप होगी कि अरे उनका बच्चा जो है इतना
अच्छा मार्क्स लाया। जैसे हमारे घरों में भी होता है कि अरे इनका बेटा तो इतने अच्छा नंबर लाया, तुम्हारे क्यों नहीं आए। तो ऐसा में क्या होता है, बच्चे की जो स्किल होती है, जो सीखने की चीज़ें होती हैं, वो दब जाती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, बच्चा कहीं ना कहीं डर वाले माहौल में चीज़ों को करता है, फिर प्रेशर उसके माइंड में एक तरीके से क्रिएट होता है। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बच्चे के अंदर हीन भावना आती है कि मैं उससे कमज़ोर हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो यहाँ पर फोर्थ भी नहीं होगा आपका, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए निगेटिव ऑप्शन को आपको यहाँ पर बताना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे क्या करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देखता है। ठीक है, और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ये बात आपकी जीन प्याजे भी कहते हैं। बच्चा क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है। आपने देखा ही होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं, कोई भी टॉय आप उनको ला करके दीजिए, कोई भी खिलौना, उसको कुछ दिन में या फिर कुछ घंटों में तोड़ फोड़ के रख देते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं। ठीक है, वो चीज़ों से सीखते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, बट हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। देखिए ये बात तो आपके यहाँ पर गलत लग रही है, बट बाकी का ऑप्शन भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो बच्चा चीज़ों को तोड़ता है। ठीक है, तो ये भी बात मैंने आप लोगों को बताई। बच्चा क्या करता है, चीज़ों की छानबीन करता है, सक्रियतापूर्वक चीज़ों को सोचता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चा क्या करता है, चीज़ों को जानने के लिए क्यूरियोसिटी होता है, जिज्ञासु होता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, जानने की लालसा होती है, बच्चा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ जो है पैदा होता। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर थर्ड फोर्थ फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि पूछा था कौन सा सही नहीं है। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं सोच नहीं सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना। जब बच्चे सोच ही नहीं सकते हैं, तो बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, बच्चा खुद थिंकिंग करता है, सोचता है। ठीक है, अध्यापक की मूल भूमिका जानकारी उपलब्ध कराना नहीं होता है, ज्ञान को भरना नहीं होता है बच्चे के माइंड में। ठीक है, अध्यापक क्या करता है, एज ए फैसिलिटेटर कार्य करता है, एज ए सुविधादाता, सिर्फ बच्चे के माइंड में चीज़ों को भरता नहीं है। तो यही बात गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछ रखा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हम बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर संसार में सभी बच्चों का विकास एक क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है। देखिए जो बच्चों का विकास है वो एक क्रम में तो होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सही दे रखा है, संसार में सभी बच्चों का विकास एक क्रम में होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी पहले हमारी बाल्यावस्था आती है, फिर उसके बाद में पहले शैशवावस्था आती है। ठीक है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर वयस्कतावस्था होती है। यानी विकास क्या है, एक क्रम में चलता है। ठीक है, बट सुनिश्चित समय में होता है, यही कहना गलत है। ठीक है, क्रम में तो होता है, बट सभी बच्चों का विकास एक सुनिश्चित समय में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो है 1 साल में बोलना सीख गया, बट दूसरा बच्चा जो है 2 साल में भी बोलना नहीं सीखा। ठीक है, तो सुनिश्चित समय में नहीं होता है, ये फिक्स नहीं है कि किस बच्चे का विकास कितने समय में होगा। ठीक है, बट हर बच्चा जो है स्टेज पहले शैशवावस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर जो है किशोरावस्था में आएगा, फिर वयस्कतावस्था में आएगा। तो एक क्रम में तो चलता है, बट सुनिश्चित समय नहीं होता है। जो रेट होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। तो यही बात आपकी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं की पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। देखिए आनुवंशिक घटकों के कारण तो होता है, बट इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी तो रोल होता है। ठीक है, बच्चे को मान लीजिए आनुवंशिकता हेरिडिटी बहुत अच्छी मिल गई, बट उसको इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं मिला। ठीक है, तो उसका जो डेवलपमेंट है क्या बेहतर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, ये किसका गुणनफल होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, दोनों का ही इसमें रोल होता है। ठीक है, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि कह रखा है कि सिर्फ आनुवंशिक घटकों का कारक होता है। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड तो आपके यहाँ पर गलत हो गए। विकास एक सरल और एक दिशा प्रक्रिया, अभी मैंने आप लोगों को बताया, कोई भी ठीक है डेवलपमेंट
हो गया, अधिगम हो गया, ये रेखीय नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, स्पायरल वे में होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा आज विकास कितना हुआ है, कल विकास कितना होगा, ठीक है। तो ये कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है, बैक एंड फोर्थ चलता है। तो ये सरल नहीं है और एक दिशी नहीं है, मल्टी डायमेंशनल होता है। हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो कई दिशाओं में हमारा विकास होता है। तो ये तीनों बातें आपके यहाँ पर हटेंगी। यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं, यानी बच्चा जिस संस्कृति में जन्म लेता है उसी संस्कृति की चीज़ें वो एब्जॉर्व करेगा, ग्रहण करेगा, तो उसमें क्या होगी, सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती। हो सकता है कि मान लीजिए हमारी संस्कृति, हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी संस्कृति कुछ और है, ठीक है, जो बच्चा अमेरिका में रहेगा उसकी संस्कृति कुछ और होगी। तो संस्कृति जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। बच्चा जिस संस्कृति में रहता है उसके अकॉर्डिंग जो उसका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय। देखिए जो सामाजिकरण होता है बेसिकली दो तरीके से होता है, इसके दो कारक होते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, ठीक है। सामाजिकरण के कौन कौन से कारक होते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक कारक और एक होता है आपका द्वितीयक कारक। प्राथमिक कारक का क्या होता है, जहाँ से बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, यानी कि उसकी फैमिली, क्योंकि बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है, परिवार में अपने माता पिता भाई बहन सबसे इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है, बातचीत करता है। तो बच्चे की जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, शुरू कहाँ से होती है, उसके परिवार से, ठीक है। परिवार क्या है, समाज का एक छोटा स्वरूप ही है, ठीक है। तो परिवार क्या होता है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। इसके बाद बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है, फिर मीडिया से इंटरेक्ट करता है, फिर समाज से इंटरेक्ट करता है। तो वो क्या होते हैं, सामाजिकरण के द्वितीयक कारक होते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, बच्चे के सामाजिकरण में विद्यालय। तो बच्चा परिवार के बाद विद्यालय में जाता है, तो विद्यालय क्या होता है, द्वितीयक कारक होता है। यहाँ पर दे रखा है कि कोई भूमिका नहीं होती, ये तो गलत है कि बहुत कम भूमिका होती है। देखिए नहीं, विद्यालय क्या करता है, हमें औपचारिक शिक्षा जो फॉर्मल एजुकेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है, विद्यालय से ही। तो हम सीखते हैं रूल रेगुलेशन कि हमें इस तरीके से बात करनी है, इस तरीके से जो है अच्छी तरीके, क्योंकि हम घर पे कैसे भी बात कर लेते हैं, कैसे भी रह लेते हैं, बट स्कूल जाना है तो हमें ड्रेस में जाना है, ठीक है, इस तरीके से तैयार होकर के जाना है, ये चीज़ें लेकर के जानी है। तो हमें जो विद्यालय जो फॉर्मल एजुकेशन है वो कहाँ से मिलती है, विद्यालय से ही मिलती है। तो विद्यालय क्या करता है, हमारे समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक कैसा कारक है, द्वितीय कारक है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। प्राथमिक कारक क्या होता है, परिवार, ठीक है, ध्यान रखना है, परिवार हमेशा ही प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आएगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आपके पूछा हुआ है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें गलतियां करते हैं, ठीक है। देखिए जो जीन पियाजे वो क्या कहते हैं, जो बच्चों का चिंतन होता है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होता है। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और आप हो, जितना आप सोच सकते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, ठीक है। यानी जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। यानी जितना आप सोचते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोचता है, ठीक है। बट जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। यानी आप जो है अपने ऑफिस के काम के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, अब अपने घर के काम के बारे में सोच सकते हैं, बट एक छोटा बच्चा है वो अपने खिलौनों के बारे में सोचेगा, अपने चॉकलेट्स के बारे में सोच सकता है। तो क्वांटिटी तो सेम होती है, जितना आप सोचते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, बट क्वालिटी जो गुण होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ये किसने कही थी, जीन पियाजे ने कहा था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए जो लेव वाइगोस्की है, इन्होंने सोशो कल्चरल थ्योरी दी। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ये मुझे पूछा था कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम बताइए, ठीक है। तो लेव वाइगोस्की ने किसका सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने कल्चरल टूल की बात की थी, यानी जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। मल्टीपल टाइप जो है मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था, अगर आपसे पूछे तो हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें
8 प्रकार जो है आपका गिवन है। अगर लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें तो उन्होंने मोरल डेवलपमेंट के बारे में बताया था, नैतिक विकास के बारे में बताया था। उन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल और 6 स्टेज यानी कि 6 अवस्थाएं बताई थी। तो ध्यान में रखना है, लेवल इन्होंने कितने दिया था, 3 लेवल इन्होंने बताया था और 6 स्टेज इन्होंने बताई थी। तो ये चारों लोग ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जीन पियाजे हो गए, लेव वाइगोस्की हो गए, हार्वर्ड गार्डनर हो गया और लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, जिसमें कि जीन पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉरेंस कोहलबर्ग भी इंपॉर्टेंट। इन पे तो आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन्हीं 3 लोग से आप मान के चलिए कि 6 से 7 क्वेश्चन इन्हीं तीनों लोग की थ्योरी से देखने को मिल जाएगा। तो इन तीनों लोग की थ्योरी को बहुत ही अच्छी तरीके से 2 से 3 बार रिवीजन करके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। इनसे जितने भी क्वेश्चन बने उनको कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में जो है ये लोग बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आपको इन्हीं से देखने को मिलेंगे। हार्वर्ड गार्डनर से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 1 से 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बट जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की और लॉरेंस कोहलबर्ग को अगर मिला दे तो लैंग्वेज का सेक्शन ले लीजिए, ठीक है। तो 7 से 8 ज़्यादा, ये तो मैं अभी आपको कम ही बता रही हूँ। 6 से 7, 8 से 10 क्वेश्चन भी अगर आप पूरा टोटल एवरेज निकालें तो देखने को मिल जाएंगे इन्हीं लोग से क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 से 7 नंबर कम नहीं होता है। तो अच्छी तरीके से इनकी थ्योरी को रीड करिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। इसके अलावा NEP-RT, ठीक है, समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, इन्हीं सब से रिलेट करके जितने भी क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में बने, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेंडर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए, तो उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते मैं आप लोगों को यहाँ पर करा ही रही हूँ। तो आप लोग इन क्लासेस को रेगुलर जरूर देखा करिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। या फिर आप लोग इन क्लासेस को रेगुलर देख भी रहे होंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगा रहे होंगे तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि कितनी हेल्प मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। इसके अलावा आप ये कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कितने स्कोर हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसकी जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स और PDF दोनों ही शेयर किए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से जो है अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।